हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 मुगल साम्राज्य। ये है क्लास 7th की SCERT बिहार बोर्ड की बुक है। तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो लेसन 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आगे आते रहेंगे। तो आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको ज़रूर पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य, जो विभिन्न एग्ज़ामों में बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले में यही सबसे पूछा जाता है। तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है SCERT, जो कहानीनुमा हम पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को नई दिशा भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य, बच्चे आपस में अकबर बीरबल से जुड़े लतीफ़ों को एक बार दूसरे को सुना करके मनोरंजन कर रहे थे। इन दिनों इन दोनों से जुड़ी मज़ेदार कहानियाँ आम प्रचलन में रही हैं, इसीलिए बच्चे इन दोनों नामों से परिचित थे। सहसा कुछ बच्चों के मन में इन दोनों के विषय में जिज्ञासा पैदा हुई, क्योंकि वे अभी तक इन दोनों चरित्र बच्चों के कहानियों के काल्पनिक पात्र ही थे। आपने इकाई 3 में सल्तनत काल के राजा अर्थात सुल्तान और राजवंशों के बारे में पढ़ा। इस काल का आखिरी महत्वपूर्ण राजा फिरोज शाह तुगलक था, जिसके मरने के साथ ही सल्तनत में बिखराव और कमजोरी आने लगी। राजा का नियंत्रण अपने शासन क्षेत्र पर से ढीला पड़ने लगा। इसी क्रम में तुर्क आक्रमणकारी तैमूर, जो 1398 से 99 तक भारत पर आक्रमण कर दिल्ली सल्तनत की रही सही प्रतिष्ठा भी समाप्त कर दी। इस आक्रमण के बाद अफगानों ने अवसर पाकर के दिल्ली सल्तनत का शासन अपने हाथ में ले लिया। सल्तनत का आखिरी राजवंश इन्हीं अफगानों में से एक समूह लोटिया के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके समय में दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण आगरा, दिल्ली, उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित हो गया था। सल्तनत की इस कमजोरी का लाभ उठा करके भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कई राज्य बन गए। इनमें जैसे गुजरात, बंगाल, जौनपुर, मालवा, दक्षिण भारत के राज्य और राजपुताना में मेवाड़ का राज्य प्रमुख था। ये सभी राज्य आपस में लड़ते रहते थे। इनमें से सबों की इच्छा दिल्ली पर अधिकार करने की थी, क्योंकि वे अभी भी राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत काल में लगभग 300 वर्षों तक राजधानी रही थी। यहीं से भारतवर्ष के अधिकांश हिस्से पर शासन किया जाता था। अधिकांश हिस्से पर शासन कहाँ से किया जाता था? तो दिल्ली ही ऐसी स्थान था जहाँ पर वहीं पर बैठ कर के लोग शासन किया करते थे। इसीलिए यह शहर एक तरह से भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। इन छोटे राज्यों में ही बिहार में नुहानी अफगानों का शासन था। बिहार में किस अफगान का शासन था? तो ये नुहानी अफगान का शासन था। नुहानी अफगानों का शासन था। इस राज्य के अधीन फरीद या शेर खान का सासाराम पर नियंत्रण था। वो अपनी योग्यता के बदौलत नुहानी राजाओं के काफ़ी करीब आ गया था। धीरे धीरे शेर खान ने बिहार में अपने प्रभावी बनाया और आगे नुहानी शासकों के स्थान पर स्वयं बिहार का शासक बन गया। बिहार के इस बदलाव से पड़ोसी बंगाल के अफगान शासकों के साथ शेर खान की संघर्ष की स्थिति बन गई और बंगाल के शासक शेर खान इस बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे और 1538 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ। इसमें शेर खान की जीत हुई। इसके बाद ही वो भारत का सबसे शक्तिशाली अफगान शासक बन गया। अर्थात 1538 ईस्वी में दोनों के बीच युद्ध हुआ था। किनके? बंगाल के शासक शेर खान के इसके बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे। बिहार के बदलाव से पड़ोसी बंगाल के अफगान शासकों के साथ शेर खान की संघर्ष की स्थिति बनी और बंगाल के शासक शेर खान के इस बढ़ते प्रभाव से चिंतित थे और 1538 में दोनों के बीच युद्ध हुआ और शेर खान की इसमें विजय हो गई। लगभग इसी समय काबुल और कांधार के शासक बाबर के
भारत पर आक्रमण हुए। इसी समय कहाँ? इसी समय काबुल कांधार शासक बाबर के भारत पर आक्रमण हुए। बाबर स्वयं इस समय के हिंदुस्तान के विषय में अपनी आत्मकथा में लिखता है कि जब उसने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त की उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासन के अधीन नहीं था, अर्थात यहाँ अनेक छोटे छोटे राजा राज करते थे और उनमें से प्रत्येक अपने को सम्राट समझता था। अपने निरंतर भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के विषय में पढ़ा है। वस्तुतः भारत पर बाहरी लोगों के द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम सीमा से होता आया था, क्योंकि उस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए शासकों के द्वारा कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। बाबर भी उसी रास्ते से भारत आया और वो अपने छोटे राज्य को बढ़ाने और भारत की संपदा एवं धन दौलत के विषय में सुन करके आया था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का नींव कब रखा गया? तो भारत में मुगल साम्राज्य की जो नींव थी वो 1526 में बाबर अपनी घुड़सवार सेना, तोप, जिसका उपयोग भारत में नहीं हो रहा था, तोप का जो उपयोग है भारत में पहले कभी नहीं हुआ, जब बाबर आया तभी तोपों का इस्तेमाल किया। बंदूक तथा घुड़सवार, तीर, अमवाज एवं आक्रामक युद्ध शैली के साथ पानीपत पहुंचा। यहाँ दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी के साथ उसका संघर्ष हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई और बाबर के सहयोगी जीत के बाद धन लूट करके वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उसने उन्हें समझा करके हिंदुस्तान में रहने के लिए राजी कर लिया कि इस जीत के बाद बाबर ने कई ताकतवर अफगान सरदारों को और महत्वपूर्ण राजपूत राजाओं का एक एक करके पराजित करते हुए अपने राज्य को भारत में स्थापित किया। और इस क्रम में उसने 1527 में चित्तौड़ के शासक राणा सांगा, 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और 1529 में पूर्वी भारत के अफगानों को पराजित किया। तो यहाँ पे 1527 में चित्तौड़ के शासन राणा सांगा और 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय और 29 में पूर्वी भारत के अफगानों को पराजित किया। शेर खान को मुगलों के साथ संबंध। शेर खान कुछ दिनों तक बाबर के अधीन मुगलों की सेवा में भी रहा। वहां उसने मुगलों के कार्यक्रमों को बारीकी से देखा, जिससे उसे निराशा हुई। उसने इसके बाद अपना पूरा ध्यान बिहार में अपने शासन को मजबूत बनाने पर दिया। उसने यहाँ अपने को मजबूत बनाते हुए मुगल बादशाह से सीधी लड़ाई के लिए तैयार भी की। हुमायूं तथा मुगल अफगान संघर्ष। बाबर अपने राज्य को बिना व्यवस्थित किए 1530 में मर गया। बाबर अपने राज्य को बिना व्यवस्थित किए कब मरा? तो ये 1530 में मरा। उसका बड़ा लड़का जो है हुमायूं बादशाह बना। उसको शुरू से ही भारत में शासन कर रहे राजवंशों के शक्तिशाली विरोध का सामना करना पड़ा। सबसे प्रबल विरोध अफगानों की तरफ से हुआ, क्योंकि अफगान उस समय भारत में सबसे शक्तिशाली थे। उनका शासन भारत के कई हिस्से में फैला हुआ था। अफगान विरोध का केंद्र बिहार था। अफगान विरोध का जो केंद्र था वो कहाँ था? वो बिहार था, जहाँ शेर खान की लगातार प्रगति को देखकर हुमायूं ने सबसे पहले बंगाल को, जिस पर शेर खान का अधिकार हो गया था, जीतने का प्रयास किया। हुमायूं किसे जीतने का प्रयास किया? तो हुमायूं जो था वो बंगाल को जीतना चाहता था। इसमें उसे सफलता भी मिली। शेर खान ने हुमायूं के बंगाल अभियान को नहीं रोका और मुगल बादशाह 8 महीनों तक वहां रहा। इस बीच शेर खान अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए बिहार के अतिरिक्त चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया और इस तरह उसने हुमायूं के आगरा लौटने का मार्ग अवरुद्ध कर दिया और आगरा में हुमायूं के भाइयों के द्वारा राज्य प्राप्त करने के प्रयास के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। और इसी क्रम में चौसा और कन्नौज नामक स्थानों पर हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ाई हुई। इसमें शेर खान सफल रहा और इस प्रकार उसने भारत में एक बार फिर अफगान राज्य को स्थापित किया। मुगल अफगान संघर्ष के इस दौर में अफगानों की जीत का पूरा श्रेय शेर खान के सफल कूटनीति को जाता है। शेर खान का शासन, आइए जानते हैं शेर खान का
कैसा शासन रहा। तो शेर खान ने राजा बनने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की। उसने अपने पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित की, क्योंकि मुगल और अफगान संघर्ष के कारण भारत एक बड़ा क्षेत्र प्रशासनिक रूप से अस्थिर हो गया था। उसने अस्थायी जमींदारों से वसूल की गई लगान को भी सख्ती से प्राप्त किया। जमींदारों को किसानों से निर्धारित दर से अधिक लगान नहीं वसूलने की आज्ञा दी। शेर शाह के पहले किसानों से वसूली गई लगान को राजा के पास नहीं भेजते थे। भू राजस्व निर्धारण के लिए एक तरीका अपनाया, जिसके तहत उपज की अलग अलग किस्मों पर राज्य को मिलने वाले लगान की दर अलग अलग तय की गई। राजस्व की दर उपज का 1/3 थी और बुवाई का क्षेत्रफल फसल की किस्म और किसान के द्वारा दिए कर एक पट्टे पर लिख लिया जाता था। और सूखा अकाल के समय लगान माफ था। संकट के समय कुएं खुदवाने के लिए किसानों को धन उधार दिया गया। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए नहरों का भी निर्माण करवाया गया था। शेर शाह ने व्यापार के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया। व्यापारियों से अच्छा व्यवहार करने का सख्त आदेश उसने अपने अधिकारियों को दिया था। व्यापारियों से पूरे राज्य में मात्र 2 ही जगह कर लिया जाता था, क्योंकि शेर शाह को अपने नए राज्य को मजबूत करने के लिए पैसों की जरूरत थी। व्यापार से आय हो सकता था, इसीलिए उसने व्यापार की उन्नति पर पूरा ध्यान दिया। शेर शाह ने व्यापार के विकास के लिए यातायात के साधनों को उन्नत बनाया। पुरानी सड़कों की मरम्मत करवाई, कुछ नई सड़कों का भी निर्माण करवाया। सड़कों के किनारे प्रत्येक 8 किलोमीटर पर लोगों और व्यापारियों के आश्रम के लिए सरायों का भी निर्माण करवाया, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों कर्मचारी रहते थे। व्यापार का विकास हो सके, इसके लिए व्यापारियों के लिए जाने वाले कर को भी तय किया गया। सरायों के आसपास गांव या छोटे शहरों को बसाया गया। आज भी आपको कई गांव एवं शहरों के नाम से सराय मिल जाएगा, जैसे मुगल सराय, दल सिंह सराय, बेगूसराय इत्यादि। दैनिक प्रशासन की व्यवस्था में शेर शाह ने सल्तनत काल में प्रचलित व्यवस्था को ही बनाए रखा। इसके विषय में आप अध्याय 3 में पढ़े होंगे। शेर शाह ने केवल उसे प्रभावी बनाया। इस प्रकार ये कहना सही होगा कि शेर शाह का शासनकाल मात्र 5 वर्षों का रहा। उसके मरने के बाद ही उसका राज्य भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। उसके उत्तराधिकारी शेर शाह की व्यवस्था को संभाल नहीं सके। फिर भी कम समय में ही उसने जो कार्य किया तथा जनता पर जितना प्रभाव इन कार्यों का हुआ, वो इतिहास में शेर शाह और उसके अफगान राज्य का महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। स्मरणीय है कि इस पूरी प्रक्रिया में बिहार की भूमिका निर्णायक थी, क्योंकि शेर शाह की प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला बिहार ही था। अर्थात शेर शाह की प्रशासनिक सुधारों की प्रयोगशाला बिहार ही था। बादशाह अकबर और मुगल राज्यों का मजबूत होना। शेर शाह की उत्तराधिकारियों के कमजोर होने के कारण हुमायूं दिल्ली पर 1555 ईस्वी में अधिकार करने में एक बार फिर सफल हो गया। 1555 ईस्वी में हुमायूं जो था वो दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया 1555 में, परंतु वो ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सका और उसका बेटा अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बना। उसका बेटा 13 साल की उम्र में बादशाह बना और 1556 ईस्वी में, उस समय हिंदुस्तान में मुगल वंश का राज ठीक से जम नहीं पाया था। चारों तरफ से दूसरे राजा मुगलों को खदेड़ने में तुले थे। अकबर की छोटी उम्र को देखते हुए मुगलों के प्रमुख अधिकारी बैरम खान ने शासन का काम चलाया और अकबर को राजकाज की शिक्षा दी। उसने पहले अपने राज्य को बढ़ाने, फिर उसे मजबूत करने का काम शुरू किया। अकबर ने मुगल साम्राज्य या मुगल राज्य को बढ़ाने के लिए कई राज्यों को सैनिक अभियान के द्वारा अधिकार में किया। राज्य का आरंभिक विस्तार 1556 से 1576 के बीच हुआ और उन दिनों
आज के मध्य प्रदेश के इलाके में महत्वपूर्ण राज्य थे। अर्थात राज्य का जो आरंभ था ये 1556 से और 1576 ईस्वी में हुआ। अकबर ने कब राज्यपाट संभाला, तो ये मात्र 13 वर्ष की उम्र में कब 1556 ईस्वी में बादशाह बन गया था। और इसके बादशाह बनने की शिक्षा दीक्षा किसने दिया, तो बैरम खान थे, इन्होंने उसकी शिक्षा दीक्षा दी थी, बैरम खान जो थे। एक राज था मालवा, जहाँ का राजा बाज बहादुर था। अर्थात एक राज मालवा का जो राजा था वो बाज बहादुर था, जिसकी राजधानी मांडू थी। दूसरा प्रमुख राज गढ़ कटंगा गोंडवाना था और 1561 और 1562 ईस्वी में इन दोनों राज्यों पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। विजय के बाद मुगल सेनाओं और सेनापति अधम खान को बहुत धन प्राप्त हुआ, जिसे उसने अकबर के पास नहीं पहुंचाया। अकबर के पास इसका पता चलने पर बादशाह ने कड़ाई से धन को प्राप्त किया और इसके अगले 10 वर्षों तक अकबर ने राजपुताना के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था तथा गुजरात और बंगाल को भी जीत लिया। और राजपूत राज्यों में एक महत्वपूर्ण अभियान चित्तौड़ का था। वहाँ महाराणा प्रताप का राज था। उसने अकबर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया और जीवन भर विरोध करता रहा। यद्यपि उसका दुर्गम किला अकबर के द्वारा जीत लिया गया था। चित्तौड़ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण राज रणथंभौर को अकबर के द्वारा जीता गया और इन विजयों के बाद अधिकांश राजपूत राज्यों जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर आदि ने अकबर के समक्ष समर्पण कर दिया। इसके बाद अकबर ने गुजरात को अपने अधिकार में किया। वह प्रदेश बाहरी देशों से व्यापार के कारण काफ़ी समृद्ध बन गया था। ये भारत के साथ होने वाले विदेश व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था और बंगाल के नियंत्रण के पश्चात इससे अच्छी आय प्राप्त हो सकती थी। यहाँ की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ थी एवं शिल्प कला काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। इसीलिए अकबर ने इस क्षेत्र को जीतना जरूरी समझा। इसी विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अर्थात बुलंद दरवाज़ा किसने निर्माण करवाया, तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसके विषय में आप इकाई 5 में पढ़ेंगे कि अकबर का ध्यान भारत के एक अन्य उर्वर क्षेत्र बंगाल पर गया। वहाँ अभी भी अफगानों का राज था। उसके पड़ोसी बिहार पर भी अफगान शासन ही था और 1556 ईस्वी में 1576 ईस्वी में एक भीषण युद्ध के बाद अकबर ने इन दोनों प्रदेशों पर अधिकार कर लिया और ये अफगानों का आखिरी राज्य था जिस पर मुगलों का अधिकार हुआ। इन विजयों के पश्चात अकबर ने पश्चिमोत्तर सीमांत को सुरक्षित बनाने पर बल दिया। उसने काबुल और कांधार पर विजय प्राप्त की और अफगान कबाइलियों के विद्रोह का दमन किया। तदुपरांत दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्रों के राज्यों पर अभियान किया और फलस्वरूप खानदेश पूर्णतः और अहमदनगर आंशिक रूप से उसके शासन के अधीन आ गया। 1602 में राजकुमार सलीम के विवाह के कारण, मतलब जो राजकुमार सलीम था, इसकी विवाह के कारण अकबर को दक्कन का अभियान स्थगित करना पड़ा और 1605 में उसकी मृत्यु हो गई। अर्थात अकबर की मृत्यु कब हो गई, तो ये 1605 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मुगल राज के अमीर। अकबर जब बादशाह बना तो 51 बड़े अधिकारी या दरबारी थे जो अमीर कहलाते। इन्हीं लोगों के जिम्मे मुगल साम्राज्य का कामकाज था और इन अमीरों में अधिकांश तुरानी थे जो बाबर के साथ तुर्किस्तान से आए थे। इनमें कई बादशाह अकबर के रिश्तेदार भी थे और इनका पूरा समर्थन बादशाह को नहीं मिल रहा था। वे अपने को बादशाह के बराबर समझते थे। उनके पास अच्छी जागीर थी जिसका उपयोग वे स्वतंत्र तरीके से करते थे, रहना चाहते थे।
वे ये भी चाहते थे कि बादशाह सभी मुगलों में उनकी बात माने। अकबर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि जो उसका आदेश सभी लोग माने। अकबर इस स्थिति से निपटने के लिए अस्थायी उपाय उसके दरबार में ईरानी अमीर भी थे जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। उसने इन ईरानी अमीरों को बढ़ावा और समर्थन दिया। उससे खुश होकर के उन लोगों ने अकबर को पूरा सहयोग दिया। इनका साथ लेकर के अकबर ने तुरानी अमीर को नियंत्रित किया और हिंदुस्तान मुस्लिमों को अमीर बनने की कोशिश। आगे ऐसे कोई समस्या खड़ी ना हो इसलिए अकबर ने कुछ और उपाय किए। उसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी अमीर बनने की कोशिश की। वो जानता था कि राज्य मजबूत बनाने के लिए हिंदुस्तान के शक्तिशाली और मजबूत लोगों का समर्थन लेना जरूरी होगा। ऐसे दो सामाजिक वर्ग थे, एक राजपूत, दूसरा जमीन और संपत्ति वाले मुसलमान परिवार जो कई सदियों से भारत में रह रहे थे। दूसरी बात यह कि बादशाह ये भी सोच रहा था कि अगर वो किसी नए समूह को प्रशासनिक में शामिल होगा तो वो समूह हमेशा बादशाह का समर्थन करेगा। इस सोच के साथ उसने भारतीय मुसलमानों को दरबार में ऊंचा स्थान दिया। इस नए वर्ग को वो अपने समर्थन से धीरे धीरे मजबूत बनाता गया और इसका असर ये हुआ कि ईरानी और तुरानी अमीर दोनों नियंत्रित रहे। राजपूतों को अमीर बनाने की कोशिश। भारत के इन शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक वर्ग और समर्थन मुगल शासन को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अकबर ने यही सोच करके इससे दोस्ती का प्रयास आरंभ किया। राजपूत अपने को स्वतंत्र रखना चाहते थे। उसने राजपूतों को सैनिक विजय और विवाह संबंध की नीतियों को अपना करके अपने अधीन किया। अकबर ने राजपूत राजाओं के सामने ये बात रखी कि अगर वे उसके अधीन हो जाते हैं तो वह उनके राज्य में उन्हें राज करने देगा और मुगल साम्राज्य में उन्हें अमीर बनाया जाएगा। दूसरे क्षेत्रों में उन्हें जागीर भी दी जाएगी। कुछ राजपूत राज इस प्रस्ताव को मान करके मुगल अमीर बन गए और इस तरह अकबर राजपूतों को अपना समर्थक बनाया। उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के लिए बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने हेतु 1562 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। अर्थात तीर्थ यात्रा कर कब बंद कर दिया गया? तो ये बंद कर दिया गया 1562 ईस्वी में बंद कर दिया गया और 1564 ईस्वी में जजिया कर लेना भी बंद हुआ। मुगल साम्राज्य एवं मनसबदार। मुगल साम्राज्य एवं प्रशासन की नींव रख करके मुगल साम्राज्य एवं प्रशासन की नींव अकबर ने सुदृढ़ की और उसी के पास समय और शक्ति दोनों थी जिसके कारण वो ऐसा कर सका। राज्य में मौजूद गांव और शहरों का प्रशासन पहले जैसा ही रहा। अकबर ने किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में लागू की इसकी जानकारी उसके दरबार में रहने वाले अबुल फजल की रचना अकबरनामा और आईने अकबरी से मिलती है। अर्थात अबुल फजल की रचना क्या है? ये अकबरनामा और आईने अकबरी है जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई रचना है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें सूबा अथवा प्रांत कहा जाता था और इसका प्रमुख जो होता था वो सूबेदार कहलाता था जो राजनीतिक सैनिक दोनों कार्य करता और अकबर का साम्राज्य 15 सूबों में बटा था। सूबा सरकार में विभक्त था जो आज के जिलों से कई गुना बड़ा होता था। सरकार अर्थात जिला आज की तरह कई परगनों अर्थात प्रखंडों में बटा था। ये भी आज के प्रखंड से काफ़ी बड़ा होता था। मुगल मनसबदार। मुगल सम्राट कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन का काम देखने के लिए नियुक्त करता। इन्हीं अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार थे। मनसबदार साम्राज्य में बादशाह के कानून आदेश लागू करते। वे बादशाह के लिए सैनिक जिम्मेदारियों को भी निभाते थे और प्रत्येक मनसबदार को उनके जानने के अनुसार पदक्रम एवं वरीयता प्राप्त थी। जबकि
दृढ़ता के अनुसार एक निश्चित संख्या में सेना और उससे जुड़े साजो सामान को रखना पड़ता था। इसे बॉक्स में समझाया गया है। आप इसे समझ सकते हैं कि मुगल मनसबदार जिनका 5000 जात का मनसब होता था उसे 30,000 प्रति माह वेतन मिलता था। उन्हें 340 घोड़े और 100 हाथी, 800 ऊँट, 100 खच्चर, 160 गाड़ियाँ रखनी होती थीं और इसके अलावा घुड़सवार एवं पैदल सैनिक भी रखने पड़ते थे। यह उदाहरण मनसबदारों के सैनिक दायित्वों को बताता है, अर्थात मनसबदार के क्या दायित्व थे और मनसबदारों के सैनिक दायित्वों को बताता है। राज्य में शांति बनाए रखने का काम भी मनसबदार ही करते थे। राज विस्तार करने के लिए बादशाह द्वारा लड़ी एवं लड़ाई में ये लोग उसी सेना से सहयोग करते थे जो मनसबदारों की कई श्रेणियां होती थीं, अर्थात पद के आधार पे उनमें भी कुछ बड़े, कुछ मध्यम दर्जे का तो कुछ छोटे होते थे। जैसे आज के अधिकारियों में भी इस तरह के विभाजन होता है। बड़े मनसबदारों को उनकी संख्या बहुत कम थी और अमीर कहा जाता था। अमीरों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी अन्य राज्य के अधिकारियों को नहीं मिलता। 8,000 रुपया महीना से 45,000 रुपया महीना तक वेतन प्राप्त करने वाला अमीर होता था और निम्न स्तर के मनसबदारों के नगद वेतन मिलता था, मगर ऊंचे स्तर के मनसबदारों को जागीरें प्रदान की जाती थीं। ये जागीरदार भी कहलाते थे। जागीर के अंतर्गत इन्हें निर्धारित लगान वाली भूमि आवंटित की जाती थी, जिसकी लगान ये प्राप्त कर अपना खर्च पूरा करते थे। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने मित्र सलाहकार अबुल फजल को अपने शासन काल का इतिहास लिखने का आदेश दिया और अबुल फजल ने 3 भागों में ये रचना लिखी, जिसका नाम अकबरनामा। प्रथम भाग अकबर के पूर्वज का बयान है, दूसरे में अकबर के शासनकाल का इतिहास है और जिसका नाम आईने अकबरी है। उसमें प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल, समकालीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं का वर्णन है। मनसबदारों का प्रशासन में क्या स्थान है, इसको बताने के लिए जात और समार नामक 2 संख्या सूचक शब्द बनाए गए। इसमें जात की संख्या जितनी अधिक होती थी वो उतना ही बड़ा अधिकारी बन जाता, उसी के आधार पर उन्हें वेतन दिया जाता और इसी तरह सवार की भी संख्या निश्चित होती थी, जिसके अंतर्गत किसी मनसबदार को कितना पैदल सैनिक, कितने घोड़े, कितने सवार तथा कितना हाथी रखना है ये तय किया जाता था। मनसबदारों को वेतन के रूप में भूमि दी जाती थी, जिससे वे राजस्व एकत्रित करते थे। मनसबदारों को दी गई भूमि जागीर कहलाती थी। इसमें जमीन से प्राप्त आमदनी का आकलन ठीक से किया जाता था ताकि मनसबदारों के कई निर्धारित वेतन उससे प्राप्त हो जाएं और इस तरह मनसबदारों जागीरदार भी बन जाते थे। इनका पद वंशानुगत नहीं था। मनसबदारों की नियुक्ति राजा के द्वारा की जाती थी और इसमें प्रांत प्रमुख और बड़े मनसबदारों की सिफारिश भी चलती थी। ज़्यादातर मनसबदार अपने जीवन काल में ये प्रयास करते कि किसी तरह वे अपने लड़के को भी मनसबदार बना दें। इसके लिए प्रभावशाली लोगों को कीमती उपहार भी उनके द्वारा दिए जाते थे। राज्य की आमदनी और खेतीबाड़ी और उनके किसान। आगे समझेंगे कि राज्य की आमदनी मुख्य रूप से खेती की उपज पर जो कर लिया जाता था उससे होती थी। खेती का काम छोटे किसानों के द्वारा किया जाता था और किसानों से कर गांव में रहने वाले ग्राम प्रमुख या स्थानीय सरदारों के द्वारा लिया जाता था। किसानों से उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए इसे अकबर के राजस्व मंत्री राजा टोडरमल ने तय कर दिया था। उसने खेती लायक भूमि का सर्वेक्षण किया और उसी के आधार पर नगद रूप में तय किया गया था। वो मोटा मोटी का 3 से 6 भाग होता था। जमीन को 4 भागों में बांटा गया। सबसे अच्छा पोलज जिस पर हर साल खेती होती थी और प्रति जिसमें 1 साल के अंतर पर खेती होती थी। चाचा जिसमें कुछ अंतराल पर बुवाई होती थी और
बंजर लंबे समय तक बिना बुवाई वाला जमीन लगान भी इन पर अलग अलग था। राज्य खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को ऋण सहायता देता, सिंचाई के साधनों को भी निर्मित कराता। किसान मुख्यतः चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और कुछ सब्जियां उपजाते। जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ उसका खर्चा भी बढ़ता गया। उसे पूरा करने के लिए किसानों के ऊपर लगान का बोझ बढ़ाया गया और इस कारण से किसानों के हालात और ख़राब हुए। उनके पास लगान दे करके बहुत कुछ बचता नहीं था जिसे वे अगले साल तक बचा कर रख सकें। आम लोगों का जीवन। मुगल काल में जन साधारण के जीवन के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस काल में यूरोपीय व्यापारी भारत आते थे। उनमें से कई लोग ने भारत की संपत्ति और समृद्धि तथा शासक वर्ग के शान शौकत के जीवन के साथ साथ उन साधारण जैसे किसानों के जीवन से जुड़ी वस्तुओं को बनाने वाले दस्तकार और मजदूरों की गरीबी से भरे जीवन का भी नियंत्रण किया है। सामान्य आदमी कितना कम कपड़ा पहनते थे, इस बात का जिक्र बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी अर्थात तुझके ए बाबरी में किया है। उसने कहा कि यहाँ किसान तथा निम्न वर्ग के लोग करीब करीब नंगे रहते हैं। इसके बाद वे उस लंगोट का वर्णन करता है जो पुरुष पहनते थे। महिलाओं की साड़ियों का भी वर्णन करता है। लोगों के द्वारा जूतों का कम प्रयोग किया जाता था। जहाँ तक मकान और उसमें मौजूद सामानों की बात करें तो घर की मिट्टी का बना था जो फूस से ढका जाता था। उसमें सामान्यतः एक कमरा और एक ही बरामदा होता था। मिट्टी के ही बने कुछ बर्तन होते, एक चारपाई और बांस की बनी चटाई रहती। तब तथा तांबे तथा अन्य धातुओं के बर्तन इनकी पहुंच से दूर था। खाद्य पदार्थ में चावल, बाजरा, दाल प्रमुख था। बंगाल और समुद्र के तटीय इलाकों में मछली प्रमुख खाद्य पदार्थ था। उत्तर भारत में गेहूं और मोटे अनाज की रोटी दाल प्रमुख भोजन था। लोगों के द्वारा भरपेट भोजन रात में ही खाया जाता था। खाद्यान्नों की अपेक्षा तेल, घी सस्ते, इसलिए लोगों का वो प्रमुख भोजन था। चीनी तथा नमक थोड़े महंगे होते और इस प्रकार यद्यपि आम आदमी के पास कपड़ों की कमी थी लेकिन खाना अच्छा खाते थे। गाय भैंस लोग अधिक संख्या में रखते, इसीलिए दूध, घी इन्हें काफ़ी मिलता था। लोगों के जीवन का जो आधार खेती था और वो वर्षा के ऊपर निर्भर था। प्रति वर्ष खेती होता तो किसानों को खाने के लिए मिलता, नहीं तो अकाल की स्थिति में पिछला साल का कुछ भी बचा नहीं रहता जो वे खा सकते थे। लगान जब नगद में देना तय हुआ तो किसानों की स्थिति और भी खराब होने लगी। लगान देने के लिए दबाव में पंजी में उनका अनाज सस्ता बिक जाता था। दबाव में मंडी में उनका अनाज सस्ता बिक जाता था और कुल मिलाकर के गांव में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों का जीवन बहुत ही गरीब में बीतता था। आइए जानते हैं कि जो मुगलों के धार्मिक नीति और भारतीय लोगों के साथ उनका क्या मिलन हुआ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार आए हों जरूर इसको सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं और बताएं कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा है, कैसा लग रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक कहानी के नुमा है। आप यहाँ से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप कहीं भी अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में कुछ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। मुगलों की धार्मिक नीति और भारतीय लोगों के साथ उनका कैसा मिलन था। अकबर ने भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए बहुसंख्यक भारतीय हिंदू लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाने के लिए धार्मिक स्तर पर मेलजोल की नीति अपनाई। अकबर ने अपने राज्य को अस्थायी बनाने के लिए भारतीय लोगों की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी के तहत अकबर ने एक नवीन धार्मिक नीति सुलह-ए-कुल को अपनाया था। नीति सच्चाई, न्याय, शांति पर बल देता। अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल के विचार और नीति को अपनाने में अकबर की मदद की। जहांगीर और शाहजहां ने भी इस नीति को अपनाया।
औरंगजेब के काल में धार्मिक स्तर पर मेलजोल बनाए रखने के लिए नीति राजनैतिक स्थिति के कारण खंडित हुआ। अकबर ने समाज में नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को रखने के लिए एक नई नीति अपनाई जिसे हम दिन-ए-इलाही के नाम से जानते हैं। सभी धर्मों के सार को लेकर के उसने इस नई नीति का प्रतिपादन किया था। जहांगीर और शहंशाह के समय मुगल साम्राज्य 1605 में अकबर के मरने के बाद उसका पुत्र जहांगीर बादशाह बना। उसका शासनकाल सामान्यतः शांतिपूर्ण रहा और इस समय अधिक युद्ध नहीं हुआ। फिर भी उसने अपने पिता के द्वारा जीते गए क्षेत्र पर नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखा। बंगाल पर मुगल सत्ता को इसने और मजबूत किया। मेवाड़ के राणा के साथ अस्थायी शांति स्थापित की। पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया था। अहमदनगर राज्य के साथ शांति समझौता किया। जहांगीर के लिए सबसे दुखद रहा कंधार का मुगलों के हाथ से निकल जाना। वो अपनी न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था और इसके तहत उसने सोने की लंबी जंजीर बनवाई जिससे घंटियां बंधी थीं। ये राजमहल की दीवार से लटका दिया गया था। उसने ये घोषणा करवाई कि किसी के साथ सरकार अथवा अधिकारी अन्यायपूर्ण व्यवहार करती है तो वो इस जंजीर को खींच करके अपनी फरियाद सुन सकता है। इसका नाम या इसका आम आदमी पर कितना असर हुआ ये पता नहीं। राजधानी के लोग इससे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। शाहजहां, आइए जानते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां ये 1628 में पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा। आम लोगों के बीच ये ताजमहल के निर्माता के रूप में लोकप्रिय हुए। बुंदेलखंड दक्षिण भारत के विद्रोह को उसने दबाया। बीजापुर गोलकुंड दक्षिण भारतीय राज्य को अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और पश्चिमोत्तर सीमा को सुरक्षित रखने के लिए मध्य एशिया के बल्ख और बदखां पर आक्रमण किया। कंधार को एक बार पुनः अपने अधिकार में किया लेकिन वो अस्थायी नहीं रह सका। असम के कामरूप क्षेत्र पर अधिकार किया और इस प्रकार उसने शासनकाल में मुगल साम्राज्य और मजबूत हुआ। मुगल साम्राज्य की सीमा भी इस समय बढ़ी और राजनीतिक रूप से शाहजहां का काल मुख्यतः शांतिपूर्ण रहा। यद्यपि मध्य एशिया के अभियान के द्वारा प्राप्त क्षेत्र पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। औरंगजेब का शासनकाल जानते हैं। औरंगजेब का शासनकाल कैसा? तो ये 1656 में बादशाह शाहजहां बुरी तरह बीमार पड़ गया। सब लोग ये मानने लगे कि कुछ दिनों में वो मर जाएगा और शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद चारों बादशाह बनना चाहते थे। शाहजहां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और मगर उसकी बाकी के 3 लड़कों ने इस बात को नहीं माना। सब अपनी अपनी सेना लेकर के सख्त तख्त पर अधिकार के लिए आगरा की ओर चल दिए। भाइयों के बीच का युद्ध हुए। अंत में औरंगजेब सफल रहा। वह अपने पिता के जीते जी शासक बन गया। शाहजहां को उसने 8 वर्षों तक कैद में रखा और इसके कारण उसकी आलोचना होती है। औरंगजेब ने साम्राज्य को विस्तारित करने की कोशिश की और इसके तहत 1663 ईस्वी में अहोम राज्य को अपने अधीन कर लिया लेकिन वो अस्थायी रहा। दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को 1886-87 में मुगल राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक फैल गया। राज्य के इस विस्तृत रूप ने कई नई समस्याएं औरंगजेब के समक्ष खड़े कर दी। इनमें से एक था वेतन के मद से मिलने वाले जागीर की कमी, क्योंकि प्रशासनिक वर्ग का स्वरूप साम्राज्य फैलने के साथ काफ़ी बढ़ गया था और उनके लिए जागीर कम पड़ने लगी। इसने पूरे राज्य को अस्त व्यस्त कर दिया। इसके परिणाम घातक रहे जो आगे मुगल साम्राज्य के पतन के कारकों में महत्वपूर्ण हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण आइए जानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के कौन से ऐसे कारण थे।
18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। पतन के कुछ कारक तो 17वीं सदी में ही प्रस्तुत हो चुके थे, पर वास्तविक कमजोरी 18वीं शताब्दी में दिखाई पड़ी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में हुई। इसके उत्तराधिकारी उस विशाल साम्राज्य को संभाल पाने में सक्षम नहीं थे और इसके साथ अन्य समस्याएं भी थीं। एक शासक के मरने के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष सामान्यतया होता था। इसमें धन, सैन्य शक्ति नष्ट होती और प्रभावशाली पदाधिकारी इस स्थिति में किसी एक राजकुमार के साथ मिलकर अपना स्वार्थ साधना चाहते थे। वस्तुतः मुगलों के परवर्ती शासक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के हाथ के कठपुतली थे। इसने संपूर्ण प्रशासन को गुटों में विभक्त कर दिया और शासकों के कमजोर होने पर महत्वपूर्ण प्रांतों के गवर्नर स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगे। पतन का एक मौलिक कारण आर्थिक कठिनाइयाँ थीं और इस समय तक 1707 के बाद ना तो पर्याप्त धन बचा, ना ही जागीर जो अधिकारियों को दी जाती। जमींदार असंतुष्ट थे क्योंकि मनसबदार का उन पर कठोर नियंत्रण था। वे समझने लगे कि ये लोग आमदनी का बड़ा भाग स्वयं रख लेते हैं, अतः उनका मनसबदारों से संघर्ष हुआ। लगान की दर ऊंची होने के कारण किसान अधिकाधिक गरीब होते गए, अतः उन्होंने जमींदारों के साथ विद्रोह किया। क्योंकि मुगलों का संघर्ष कई जगहों पर चल रहा था, अतः उन्हें धन की जरूरत थी जो प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इससे आर्थिक संकट अत्यधिक बढ़ गई। मुगल प्रशासन भी अक्षम होता जा रहा था। मनसबदारी प्रथा में अनेक परिवर्तन हो गए थे। उनकी संख्या अकबर के समय से 3 गुना बढ़ गई। वे लगान वसूली का पूरा हिसाब राजा को नहीं देते थे। सैनिकों की संख्या भी उन्होंने घटा दी। उनका स्थानांतरण भी अब नहीं होने लगा, इसीलिए वह अस्थायी सरदारों के समान व्यवहार करने लगे थे। मनसबदारों की बढ़ती संख्या के कारण उनको वेतन के रूप में मिलने वाली जागीर की कमी हो गई। उनमें जागीर प्राप्त करने की होड़ शुरू हो गई और प्रत्येक अधिकारी इसी प्रयास में लगा रहता था कि अच्छी जमीन उसे मिले। जागीर पर नियंत्रण भी अस्थायी होता क्योंकि प्रशासक एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र कर राजगीर की अदला बदली करवा देते। इस प्रकार जागीर का ये संकट संपूर्ण मुगल साम्राज्य प्रशासन को छिन्न भिन्न कर दिया। मुगलों का सैनिक क्षमता और शक्ति भी कमजोर हो गया था। अब उच्च अधिकारियों की संख्या का अनुपात बहुत बढ़ गया था। सेना की निपुणता पहले जैसी नहीं रही। किसी समय मुगलों का तोपखाना विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन अन्य सेनाओं की तुलना में अब ये तकनीकी रूप से पिछड़ गया था। बंदूकों और तोपों के उन नवीनतम नमूनों में मुगलों की अब कोई रुचि नहीं रह गई, क्योंकि जिनका प्रयोग संसार के अन्य देश कर रहे थे, सैनिकों को प्रशिक्षण देने के स्थान पर वे विदेशियों को अपनी तोपों को चलाने के लिए नियुक्त कर संतुष्ट हो जाते। इन्होंने नौसेना के विकास की ओर भी कई ध्यान नहीं दिया। उनका यूरोपीय देशों के आक्रमण की कोई आशंका नहीं थी। यूरोप में नवीन विज्ञान का विकास हो रहा था। वहाँ के विचारशील व्यक्ति नया ज्ञान प्राप्त करने के नवीन अनुसंधान कर रहे थे। मुगल कालीन भारत के इन खोजों की ओर से पूर्णतया उदासीन रहा। अभिजात वर्ग के लोग धनी व्यापारी विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करने में ही रुचि लेते थे। इस विलासतापूर्ण जीवन से 18वीं शताब्दी में देश का चारित्रिक और सामाजिक पतन हो गया। अभिजात कुल के लोग अपना समय आलस और शराब पीने में नष्ट कर देते थे। मुगल शासकों के समक्ष अपनी ही परेशानी समस्या बहुत अधिक थी। तभी उन पर उत्तर पश्चिम से भी हमला किया जाने लगा। इन आक्रमणकारी ने मुगलों को शक्ति समाप्त कर दी। पहला आक्रमण ये 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने किया था
और राजधानी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। मुगल साम्राज्य या मुगल उसके सामने झुक गए। उसने भारत में मनचाहा धन लूटा। समकालीन लेखकों ने लूट का विवरण देते हुए बताया कि नादिर शाह ने 60 लाख रुपए, कितना, 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपए सोने के सिक्के, 1 करोड़ रुपए सोने के बर्तन, 50 करोड़ रुपए हीरे जवाहरात, जिसमें शाहजहां के द्वारा बनवाया गया तख्त ये ताउश अर्थात मयूर सिंहासन, कोहनूर हीरा भी शामिल था, लूटा गया। मयूर सिंहासन बेशकीमती रत्नों से बना। लूट का ये विवरण भारत की संपन्नता को भी दर्शाता है। नादिर शाह के बाद अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली ने भी कई आक्रमण किए और इसने मुगलों के साथ साथ प्रमुख भारतीय शक्ति मराठों को भी कमज़ोर किया। इन आक्रमणों के बाद मुगल साम्राज्य दिल्ली के आसपास तक सीमित रह गया और मुगल साम्राज्य किसी तरह 1857 तक बना रहा, लेकिन इसकी शक्ति नए क्षेत्रीय राज्यों में विभक्त हो गया। इस तरह मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और राजधानी दिल्ली एक कमज़ोर नगर रह गया। परंतु इस संस्कृति और जीवन के उन तरीकों का जो मुगल साम्राज्य के वैभव विलास के अंग थे का अंत नहीं हुआ। उसकी वैभवशाली परंपरा, उसके अवशेष पैदा हुई शक्तियों के पास पहुंच गई जो 18वीं शताब्दी में उदित हुई। इस सदी का इतिहास इन्हीं राज्यों या क्षेत्रीय शक्तियों का इतिहास है और इन राज्यों में मुगल वैभव की झलक अभी भी देखी जा सकती है। इन राज्यों के विषय में आप आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। और इसी के साथ ये हमारा अध्याय भी समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में। और वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने हित में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की SCERT ये 7 की है, अर्थात ये हिस्ट्री की क्लास की एनालिसिस चल रही है। और ये बिहार बोर्ड जो BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आप ये देख सकते हैं वीडियो को बार बार। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो कंप्लीट कीजिए। तब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।